पर जो अभी 220 में बजट रिलीज किया था, हाँ। तो वो बजट अभी अप्लाई होगा? क्योंकि अभी जो बजट है और जो बजट तभी प्लान किया था, तो उस बजट में और अभी के हालात देखते हुए तो बहुत अभी दिक्कत देखो, होगी। अभी अभी सिचुएशन हम ऐसा कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट के तीन तरह के अकाउंट भी आपने सुने हैं ना, पॉलिटी में पढ़ा है ना? कौन कौन से पढ़ा है, याद है? पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी, और याद है किसी को? नहीं। नहीं। तो कंटीजेंसी मतलब आकस्मिक निधि, मतलब सडन खर्चे के लिए वो पैसे जो निकाले जाते हैं, खर्च करने के लिए ले जाते हैं। ठीक है? हेलो? हाँ। तो वो जो पैसे हैं उससे खर्च है, लेकिन अभी जो हमने बजट का एस्टीमेट बनाया था, अभी सिचुएशन हमारी बहुत खराब हो गई है, लेकिन नेक्स्ट बजटी सेशन में जो है हम डेफिनेटली जो हमारा रिवाइज बजट रहेगा हम उसमें इवैल्यूएशन तो करेंगे ही, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे बजट जो है इधर से उधर से ला करके अभी देखा है बहुत सारे खर्च किए हैं। हालांकि 20 लाख करोड़ का कहने के लिए तो हमारा खर्चा दिखाया गया है, हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी भी हैं जो कहेंगे कंट्रोवर्शियल है भी और नहीं भी है, लेकिन कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन अभी फिलहाल तो एस्टीमेट इस साल का जो एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं उसी हिसाब से खर्च करी, लेकिन उसमें से बहुत सारे खर्चे अभी हो गए, तो रिवाइज बजट में उसे देखा जाएगा कि कितना क्या कैसा है, उसके हिसाब से आगे हम पेश करेंगे, अभी आगे जाएगा। तो अभी वापस से बजट सेशन होगा जब नहीं, अभी नहीं है। पार्लियामेंट ओपन हो गया? ये जो अभी गवर्नमेंट ने जब 20 लाख करोड़ का जो दिया था ना, तो आपको उस समय देखिए पूछा गया था फाइनेंस मिनिस्टर से कि ये जो खर्चे एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हो ये क्या बजट में इंक्लूड होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बजट्स के अलावा दिया जा रहा है, बजट के अलावा एक्स्ट्रा चीजें जो है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं, जो 20 लाख करोड़ का है, तो बजट के अलावा है, अभी नहीं है ऐसा कुछ, है ना? तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, रिवाइज बजट में बहुत चीजें समझ में आएंगी, 6 महीने पे जो होगा ना, तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कितना है कैसा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे पर बढ़ेगी। पर सर अभी ये जो बजट डिक्लेयर किया है 2020 में, ये हाँ, बाद में जब सब प्रॉपर होने के बाद तभी तो फिर से ये चेंज करेंगे ही ना, कि ये वैसे ही रखेंगे? मतलब जब हमारी सिचुएशन अच्छी आ जाएगी, देखो अभी रिवाइज वही बोला है ना, 6 महीने हाँ में जो रिवाइज बजट होगा ना, तो फिर हमें समझ में आएगा हाँ। कि कितना खर्च, क्योंकि अभी जो है ये सडन एक्सपेंसेस आए और हम, और अभी जो भी खर्चे होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं, कहने का मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होता कि इस पे इतना खर्च करना है तो इतना परसेंट वो जाता ही है, उस पे उतना है, तो हमारी इनकम और उस पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, उसके हिसाब से बदलता ही ओके। है ना? और क्योंकि एग्जैक्ट देखोगे कभी नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो सिर्फ हम 18-19 वाला ही है जिसको हम लगा कर वो कर सकते हो, तो इस साल के बाद ही समझ में आता है। तो फिर सर अगले मतलब अगले अप्रैल से फिर इन लोग वापस बजट बनाएंगे? रिवाइज नहीं, अभी कोरोना की जो स्पेशल सिचुएशन है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था अभी, कि अभी सिचुएशन ये है कि वो अलग से ही पैसे खर्च करे गए, लेकिन रिवाइज बजट जब करेंगे ना तो हमारी स्थिति क्या है उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्टेप लेगी और वैसा खर्च करेगी, तो अभी तो हर बजट साल नहीं। लोग हाँ, बोलिए बोलिए। हर साल लोग अप्रैल से 31 मार्च का बनाते हैं ना लोग बजट। हाँ, जो फर्स्ट अभी क्या किया था कि मर्ज कर दिया गया था रेलवे और इसके बजट को, रेलवे का बजट जो होता है वो पहले पेश किया जाता है, आप पहले देखा होगा, लेकिन अभी तो दोनों को मर्ज करके एक नए तरीके से गवर्नमेंट ने शुरुआत करी थी 1 फरवरी से ही। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चले। जी। हाँ, तो आपने देखा क्या क्या, आपने देखा प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट, फिर आपने डेफिसिट फिनांसिंग बताया मैंने, डेफिसिट फिनांसिंग मतलब घाटे का बजट बनाना, ठीक, और हर गवर्नमेंट जो भी डेवलपिंग खास तौर से कंट्री है वो तो करती ही है। मैंने बताया हेल्दी बजट क्या माना जाता है, टोटल इनकम का घाटा जो है यानी डेफिसिट है वो 3.5 है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर रहे थे, और कोरोना नहीं था तो अभी क्या सिचुएशन होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 25 तक 2.5 के आसपास लाना है इसको, धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए, अभी 3 फिर 2.5 के आसपास, तो उसे एक हेल्दी बजट यानी जो भी इनकम है वो उससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, और जो भी खर्च एक्सपेंसेस करेंगे वो एक्सपेंसेस करे जाते हैं वो डेवलपमेंट इश्यूज पे, ठीक। उसके बाद एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है ये कोई नहीं बनाता एक्चुअली, सरप्लस बजट का मतलब होता है कि जो भी हमारी इनकम है उस वो एक्सपेंसेस है वो इनकम से कम रहे,
तो एक्सपेंसेस इनकम से कम नहीं रहती लगभग, क्योंकि नहीं ही होंगी, क्योंकि अगर ऐसा कर रही है तो गवर्नमेंट समझ लो कि अब वेलफेयर में खर्च फिर नहीं कर रही है, कल्याणकारी योजनाओं में या इन सब में तो गवर्नमेंट वैसा करती ही है, तो ऐसा नहीं होता, सरप्लस बजट नहीं ही बनता है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर हम अब एक बार पीडीएफ भी देख लेंगे जो उसमें अगर दिए रहेंगे तो। एक होता है जीरो बेस बस्टिंग आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जीरो बेस बस्टिंग। अब जीरो बेस बजट क्या होता था, जैसे पहले कैसा होता था कि जो भी जैसे मान लो डैम है, कोई रोड है, डैम्स बना रहे हैं गवर्नमेंट, तो हर मिनिस्ट्रीज के बेस पे क्या होता है, टारगेट दे दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मान लो 10 लाख करोड़ रुपए उसके लिए डिसबर्स कर दिए गए कि ये प्रोजेक्ट है, ये बनेगा। अब वो प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट को बनने में कोई वहां पर लोकल इश्यूज खड़े हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा इश्यूज जनरेट होता है, तो क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काम टल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स प्रोजेक्ट शुरुआत करे गए थे जिनकी कीमत अगर 1,000 करोड़ थी, तो अब वो टाइम निकल जाने की वजह से आज उनकी कीमत जो बढ़ के 20,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो गया। और जो उसको फंडिंग तभी करी गई थी, आज वो फंड में उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो वो सारी चीजें तो अटक गई, अब वो प्रोजेक्ट आगे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट, और उसके बाद इसको हम कह सकते हैं टारगेटेड बस्टिंग भी कहा जाएगा, तो सर जीरो फिर वो बेस बस्टिंग। बचेगा क्या? हेलो, वो जो अमाउंट जो डिस्पर्स हुआ है, हाँ तो फिर अगर वो रुक गया बीच में, तो फिर वो अमाउंट का क्या? हाँ हाँ, तो अभी गवर्नमेंट ने ये नए तरीके का बस्टिंग किया गया है। अब ये नए तरह की बस्टिंग जो है वो कैसे करी जाती है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो उस प्रोजेक्ट की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है, तो क्या कर दिया जाएगा कि उसको लास्ट ईयर टारगेट सेट कर दिया गया, टारगेटेड बस्टिंग, इस साल का जो काम का टारगेट है वो इतना है। तो अब पिछले साल मान लो 1,000 करोड़ रुपए किसी के लिए इशू करे गए, उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं, ठीक है। तो 800 करोड़ रुपए खर्च करे गए, तो अब इस साल जब बजट किया जाएगा तो अब उसको जीरो मान लिया जाएगा। कहने का मतलब 1,000 करोड़ के ऊपर नहीं करेगी, 800 उस 200 करोड़ को इस साल मिला करके फिर से जीरो बेस मान करके बजट करी जाएगी, इसीलिए जीरो बेस बस्टिंग कहते हैं इसको। पुराने जितने एक्सपेंसेस है उसको जीरो, अप टू द जीरो अभी समझ करके, यानी टारगेट इतना कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से जो एक्चुअल अगले साल का टारगेट है उसके लिए फिर से बजटिंग करी जाए, तो इसको उसको कहा जाता है जीरो बेस बस्टिंग या टारगेटेड बस्टिंग। कौन अपनी स्क्रीन पे लिख रहा है भाई, बचाइए। अच्छा, और एक और इसी में होता है आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग का मतलब जैसे हर एक मिनिस्ट्रीज को जो भी टारगेट सेट करे गए हैं, उसमें कौन किस हिसाब से काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी बजटिंग करी जाए, दैट इज आउटकम बजटिंग। सबको समझ में आया कुछ, या फास्ट हो रहा है? सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। आया सभी को समझ में? यस सर। कोई एक निकल गया, मेरे को लग रहा है 22 से 21 हो गए। चलो, नो इश्यूज। और कुछ पूछना है या हम आगे चलें? आइए फिर मैं आपको एक आपकी स्क्रीन। हाँ, पूछिए। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछिए। जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू करती है वो भी बजट में इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है, हाँ, जो डेफिसिट और सरप्लस के टाइम पर। हाँ, उसे याद दिलाया आपको तो बता देता हूँ आपको। इसमें होता है मोनेटाइज बजट भी होता है। अच्छा। मोनेटाइज बजट क्या होता है? मोनेटाइज बजट का मतलब जैसे गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है, तो जो डेफिसिट फिनांसिंग करेगी, तो यानी घाटे का जो बजट बनाएगी, तो उस बजट के लिए पैसे किधर से लाती है? भाई अपनी स्क्रीन पे मत लिखें जो भी हैं, तो जो उसके लिए पैसे वो कहाँ से लाएगी? अब उसके लिए जो सोर्सेज होते हैं, जो सबसे इजी सोर्स कौन सा होगा कि गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट्स मिल गया। अब जो ग्रांट मिलता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि उसको रिफंड नहीं करना है, तो उसे सबसे अच्छा बजट माना जाएगा, सबसे अच्छा चीज मानी जाती है। अब पहला ग्रांट्स हो गया, फिर दूसरा तरीका होगा कि अगर कहाँ से मिलती है सर गवर्नमेंट को ग्रांट्स जैसे यूएन से मिल गया, या अगर मेडिकल के लिए है तो WHO से मिल गया, या ऐसे कई जगहों से इंटरनेशनल जो ग्रांट्स आते हैं उनसे कर लेती है, वो मिलते हैं बहुत सारे। जैसे पोलियो के हटाने के लिए बहुत सारे ग्रांट्स आते हैं, मुल्क के लिए आए थे जो यूएन से। फिर इसी तरह से अलग अलग कई चीजों के लिए गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलते हैं, अनुदान, जिन्हें हम रिफंड नहीं करना है।
ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इजी लोन या सस्ते लोन मिल जाए इंटरनेशनल। अगर तो इंटरनेशनल लोन मिल जाए तो अब इंटरनेशनल लोन के लिए जैसे अभी जापान से मिल गया हमको सस्ता लोन बनाने की, ट्रेन बनाने के लिए, ठीक है, बुलेट ट्रेन के लिए, तो वो लोन मिल गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने यहाँ ही करेंसी आरबीआई से लोन लेती है। अभी तीसरा टर्म और भी शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जैसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनते थे वो ट्रिपल पी पे बेस्ड थे, पब्लिक पीपल्स पार्टनरशिप। अभी 4P पे हो रहा है, 4P पे बेस्ड हो रहा है। 4P का मतलब कि गवर्नमेंट पब्लिक में भी जा करके अभी लोन लेती है, जो बॉन्ड्स या शेयर्स ऐसे इशू करके वहां से भी लोन लेती है। अभी कुछ लोग अभी आ रहे हैं, एक सेकंड, जुलेखा फोन कर रही है, एक स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। तो अभी कैसे लोन है, यहाँ से ले रही है, पब्लिक से भी जाके लोन ले रही है। और एक लास्ट ऑप्शन जब कुछ नहीं बनेगा, जो सबसे बेकार और गलत तरीका माना जाता है, दैट इज गवर्नमेंट जाके आरबीआई से लोन लेती है। अब उसके लिए बॉन्ड्स या अपने वो रखती है। तो अब उसके लिए आरबीआई से लोन लेती है, तो आरबीआई क्या करती है, जितना वो लोन लेगी उतनी वो करेंसी प्रिंट कर देती है। अगर आरबीआई ने करेंसी प्रिंट किया उतना, तो उससे हमारा सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, कोई बता सकता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, उससे सबसे बड़ा, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले लिया था, तो आरबीआई जब करेंसी प्रिंट करती है तो वो लोन लेती है। तो कितना किधर से पैसा है, तो डेफिनेटली उसको भी बजट में शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, आए समझ में? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अभी कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलो, अब मैं आपको आपके पास शेयर कर रहा हूँ कुछ उसकी पीडीएफ। कौन नो लिख रहा है भाई? ये देखिए, आपका रमेश सिंह का पीडीएफ है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर रहती है मैं बता देता हूँ आपको। इसके कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, तो ये फिर आपको पढ़ना है घर पे। आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम दूंगा। बजट में मैंने आपको बताया था, जो कुछ चीजें बताई, डेटा बजट कहाँ से ली जाती हैं। किसी कुछ पूछना था? सर एक सेकंड, हाँ बताइए। सर ये सेम पीडीएफ है जो स्लाइड में आप पढ़ाते थे। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपकी बुक जो है रमेश सिंह, उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है। ओके ओके। ये बुक है आपके पास, उस बुक में ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो रमेश सिंह ही है, ये रमेश सिंह की बुक है। तो आपको इसी में से जो पॉइंट्स है वो बता देता हूं मैं, वो आप बस देख लीजिएगा। देखिए, आपको इसमें डेटा ऑफ बजट बताया मैंने, क्या क्या यूज करा जाता है। इसमें जो भी पॉइंट्स है, लाइन नहीं समझ में आएगी, आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ही उसमें पूछेगा या अपने ग्रुप में उसको व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा। रिवाइज एस्टिमेट, क्विक एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट, ठीक, ये सब चीजें बताई। अब इसमें एक टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और उसके ऊपर भी शायद होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको क्या है, ये अभी नहीं डिस्कस किया। अब इसे उसके पहले है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट इश्यूज। अब ये देखिए, ये क्या है, जैसे कि बताया डेवलपमेंट इश्यूज, ये पहले टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती थी। जैसे जो भी डेवलपमेंट बजट बनाते समय, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट का ये होता है कि भाई अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो डेफिनेटली आगे चल के इसका बेनिफिट होने वाला है, उसको बेनिफिट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर करेंगे, जैसे बुलेट ट्रेन की बात आई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लोन लेके भी बुलेट ट्रेन क्यों डेवलप कर रही है? मोटिव यही है कि अगर यहाँ से गुजरात तक के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, तो उस बुलेट ट्रेन से क्या फायदा होगा? जो भी स्क्रीन पे कर रहे हैं, स्क्रीन पे ना करिए। तो बुलेट ट्रेन अगर यहाँ से वहां तक चलती है, तो फिर उससे फायदा क्या होगा? वहां बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ से स्टेशंस डेवलप होंगे, टूरिज्म डेवलप होगा,
कई चीजें, लोकल जो भी स्टेशन रहेंगे वहां पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी, कई चीजें डेवलप होंगे। तो जो डेवलपमेंट इश्यूज पे इस तरह से गवर्नमेंट खर्च करती है। और दूसरा, जैसे अगर बर्डन है, जो नॉन डेवलपमेंट इश्यूज है, जैसे पहले 90s के पहले खास तौर से गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडीज भर भर के दिया जाता था आपको। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जो भी है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल पे, डीजल पे, फिर आपको सीएन जो भी घर में पेट्रोलियम गैस यूज करते हो उसके ऊपर, ये सारे चीजें जो है, सैलरीज, पेंशन, ये सब चीजें जो भी जाती हैं, ये आपका नॉन डेवलपमेंट इश्यूज हैं, उस पे खर्च किया जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है सब प्रीलिम्स में। प्लान्ड एक्सपेंडिचर को आप ये समझ सकते हो, इसको, इसमें भी कई तरह से अलग अलग चीजें मानी जाती है, लेकिन प्लान एक्सपेंडिचर को आप कैटेगराइज कर सकते हो। प्लान का मतलब हो गया जो भी डेवलपमेंट इश्यूज में खर्च एक्सपेंस करे जाते हैं, या फिर जो भी प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो भी प्लांट बनाकर उसमें जो एक्सपेंस करे जाते हैं। और उसके अलावा जो भी एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, या हम नॉन डेवलपमेंट इश्यूज को इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसमें घुमा के कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी। ठीक, अब इसके ऊपर छोटा मोटा ये डिबेट इस सेकेंड पेज पे यही दिया हुआ कि प्लान एक्सपेंडिचर, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है, उसको हम किस में रखेंगे, वो डेवलपमेंट इश्यूज है या नॉन डेवलपमेंट इश्यूज है? क्या उसे फ्री एजुकेशन दे रही है, तो फ्री एजुकेशन इसको हम कल्याणकारी समझेंगे, यानी वेलफेयर, यानी वेलफेयर जो भी करे जाते हैं उसको नॉन प्लान में बेसिकली रखा जाता है। लेकिन अगर एजुकेशन में या स्किल इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया तो उससे फायदा कल को होगा डेफिनेटली, या एजुकेशन में एक्सपेंस करेंगे तो वो उसमें जाएगा। या डिफेंस का खर्चा अगर हम है उसको हम नॉन डेवलपमेंट इश्यूज मानते हैं, लेकिन अगर वो डिफेंस में हथियार बनाकर हम बेचना शुरू कर दें तो फिर उसका बेनिफिट अलग आएगा, तो उसको हम डेवलपमेंट में डालेंगे। इसमें कुछ चीजें जो है वो दी गई हैं, आप इसको पढ़िएगा। अगर जो भी आता है प्रॉब्लम तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें से लाइन अंडरलाइन करिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, तभी घर में समझ में आएंगी चीजें। अब यहाँ पर रिवेन्यू आपको बताया, रिवेन्यू समझाया, नॉन रिवेन्यू यानी उसके अलावा जो भी हो गया, रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, ये सारे हमने डिस्कस करी अभी। रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, हाँ देखिए यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस नहीं की। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि मैंने ग्रांट्स की बात करी थी ना, तो ग्रांट्स को जैसा है ये एक्सेप्शन है, दोनों में शामिल किया जा सकता है। अगर वो कुछ उसे एसेट क्रिएट होता है तो कैपिटल में चला आता है। तो ग्रांट्स को हटा करके या उसको अलग करके अगर हम रेवेन्यू का कैलकुलेशन करा जाए तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है, उसको छोड़ करके एक्सपेंस को, अगर उसको एक्सपेंसेस में ना लिया जाए या उसमें ना शामिल किया जाए, उसको हटा करके अगर हम अगर उसका कैलकुलेशन करें तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको रिवेन्यू बजट बताया था, फिर कैपिटल बजट जैसे सेम बताया। रिवेन्यू बजट का मतलब रिवेन्यू इनकम, जो एक्सपेंसेस, जो और जो बजट का मतलब टोटल इनकम रिवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस रिवेन्यू, दैट इज रिवेन्यू बजट। कैपिटल में सेम, कैपिटल इनकम प्लस कैपिटल बजट, दैट इज कैपिटल इनकम प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस, दैट इज कैपिटल बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने देखा है कौन कौन से थे, वो आपको बताया है, डिटेल में समझ में आया होगा किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। कैपिटल डेफिसिट, जैसे रिवेन्यू डेफिसिट होता है वैसे ही कैपिटल डेफिसिट आपको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल इनकम, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आएगा दैट इज कैपिटल डेफिसिट। अब इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, टोटल रिवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं टोटल रिवेन्यू एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस, यानी टोटल एक्सपेंसेस में से अगर हम टोटल इनकम को माइनस करेंगे तो उसको फिस्कल या राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट हम उसको कहते हैं। ये है फिस्कल डेफिसिट। आया समझ में? फिर मैंने आपको प्राइमरी डेफिसिट भी बताया था। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हम इंटरेस्ट पेमेंट जो पहले से गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट तो हर साल ही कैलकुलेट करती है, तो उसको क्यों एक्सपेंसेस में कैलकुलेट किया जाए ताकि एक्चुअल जो है हमारा निकल करके आ सके कि हमारा टोटल बजट क्या है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी कि अगर हम हर साल पे करने वाले
जो रिवेन्यू जो है उसमें से हम रिवेन्यू सॉरी इंटरेस्ट को हटा दें तो हमारा निकल करके आ जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जरा फटाफट बताएंगे मुझे। चलिए भाई, अभिषेक, अभिषेक है हाँ सर। भाई। जो रिवेन्यू, ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात की, ये किस में आएगा, रिवेन्यू या कैपिटल? इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू में आएगा शायद। हाँ रिवेन्यू में आएगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? सर वो बीच में से चालू किया ना, तो मेरे को इतना ये नहीं हुआ। अच्छा, आपको बताया रेवेन्यू का मतलब हो गया जो शॉर्ट टर्म रहे, एसेट क्रिएट ना करे। इंटरेस्ट पेमेंट जो आ गया वो किस में आ गया, रिवेन्यू में। अगर यही लोन पूरी तरह से रिकवरी करी जाती है, जो कभी कभी होती है, तो वो कैपिटल में आ जाएगा। तो थोड़ा हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखोगे तो आपको हो जाएगा। कौन लिख रहा है भाई? चलो हटाओ उसे। प्राइमरी डेफिसिट आपको समझ में आया? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब अगर हम उसमें से हटा देते हैं क्या, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के कैलकुलेट करते हैं। यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो हर साल, यानी गवर्नमेंट मानती है कि भाई 4 साल 5 साल पहले ही हमने ले रखा है, तो हर साल उसके इंटरेस्ट को क्यों कैलकुलेट करें। उसको हटा के अगर हम कैलकुलेट टोटल कर लेते हैं घाटे को, तो हमारा एक्चुअल डेफिसिट यानी हमारा एक्चुअल घाटा समझ में हमको आ जाएगा। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट थोड़ा सा डिस्कशन अभी किया था, वही मोनेटाइज डेफिसिट मतलब अपने घाटे की पूर्ति, यानी कि डेफिसिट फिनांसिंग करने के लिए, घाटे का बजट बनाने के लिए या किसी भी प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, करेंसी आरबीआई से लोन लेगी। और आरबीआई लोन लेने का मतलब आरबीआई क्या करती है, उसके अगेंस्ट उतनी करेंसी प्रिंट कर देती है। तो दैट कम्स अंडर द मोनेटाइज डेफिसिट, उसको मोनेटाइज डेफिसिट कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज किया गया है, दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। हिंदी में कहते हैं इसको बजटीय समेकन। 2003 में इसके लिए FRBM एक्ट भी लाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको 12 और फिर 16 में फिर से उसकी किस चीजों को सुधार किया गया, उसी में से एक है जो आपको जो थर्ड मैंने बताया कि हमें 22 तक 21 22 तक हमको 2.5 हमारा जो है वो डेफिसिट फिनांसिंग यानी बजट घाटे बजट का लेवल लाना है। वो FRBM थर्ड में 16 में उसमें करेक्शन किया गया था। ये क्या करना है, ये क्या होता है फिस्कल कंसोलिडेशन, बजटीय समेकन। जैसे आपको मालूम है जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी तो हम क्या करते थे, वेलफेयर यानी कल्याणकारी जो भी योजनाएं थी, जैसे पेंशन भर भर के सरकार देती थी, फिर आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो इंटरेस्ट पेमेंट अच्छा मिलता था। फिर गवर्नमेंट ने एलपीजी पे 600-700 रुपए अपनी जेब से डाल के सब्सिडी, हर चीज में सब्सिडी मिलती थी। एग्रीकल्चर में इरिगेशन से लेकर सीड्स में, उसमें बहुत सारी चीजों में आज भी मिलती है। फिर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं, यानी हर चीज में गवर्नमेंट वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाओं में भर भर के खर्चे करती थी। 91 में जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हमने जब शुरुआत की, तो हमने क्या करा, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है यानी खास तौर से हमारे जो भी वेलफेयर यानी कल्याण में जो भी खर्चे होते जा रहे हैं उनको हम हटा रहे हैं, उनको हम कम करते चले जा रहे हैं। विशाल, क्या हुआ भाई? विशाल, आई एम विशाल। एक सेकेंड रुकिए, मैं नहीं हूँ सर। उसमें लिखा है आई एम विशाल, लिख के आ रहा था, मैं पूछा विशाल है? पता नहीं वो तू और होंगे कोई। कौन है भाई? हाँ, तो हमने 90s में क्या करना शुरू कर दिया, 90s में हमने जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे यानी बजट को समेकित यानी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। हमने बजट में क्या करना शुरू कर दिया कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं फालतू, उनको हमने कट डाउन करना शुरू किया। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डीजल यानी जो भी उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल और डीजल के बीच में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने उसे मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के बेस पे छोड़ दिया है कि जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस अप होती है तो उसे ज्यादा में सेल करती है, कम होती है रोजी उसके भाव चढ़ते हैं और रोजी गिरते हैं। आपको एलपीजी जो है वो उसके हटा दिए गए, यानी जो भी पेंशन, बहुत सारे डी रिजर्व, बहुत सारे सुधार जो है गवर्नमेंट करती गई, उसी को कहते हैं
उसी उसी चीज को एक्ट बना दिया गया था। यानी पहले ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली सभी स्टेट्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसको कानून का रूप दे दिया गया 2003 में FRBM एक्ट के थ्रू, और फिर उसमें समय समय पर 12 में और 16 में उसमें कुछ सुधार अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है ना? चलिए, डेफिसिट एंड सरप्लस बजट आपको बताया। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि हम इन हमारे एक्सपेंसेस जो रहे वो कम और इनकम ज्यादा, सरप्लस में रहे इनकम, तो ये हम नहीं बनाता कोई भी, तो सरप्लस बजट है। और डेफिसिट का मतलब घाटा, आपने समझा पहले ही। डेफिसिट फिनांसिंग क्या होता है आपको बताया, घाटे का बजट बनाना। और क्यों बनाती है गवर्नमेंट? वेलफेयर या डेवलपमेंट इश्यूज में खर्च करने के लिए। लेकिन पहले हम क्या करते थे, हम हर से पहले भी डेफिसिट फिनांसिंग करते थे, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं पे। यानी अगर हम बर्डन, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस करते हो, अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है तो अगले साल आप 1,03,000 रुपए खर्च करोगे या 3,500-4,000 रुपए खर्च करोगे। लेकिन वो किस लिए खर्च करोगे? क्योंकि अब आप उसमें प्लान तरीके से और एक्सपेंसेस करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, यानी डेवलपमेंट के लिए खर्च करोगे। लेकिन अगर आप उल्टा करने लगो कि 1 लाख रुपए इनकम है और 3,500-4,000 रुपए आप लोन लेकर के खाने पीने और ऐशो आराम में या कल्याण कुछ ऐसा करने में बर्डन के ऊपर खर्च कर दो, तो आगे चल के आपकी स्थिति और क्या चलती चली जाएगी? इनकम तो आपकी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपका 1 लाख का 1 लाख ही बना रहेगा, क्योंकि आपने डेवलपमेंट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन आपके एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते चले गए, क्योंकि आपने लोन ले रखा है उस और लोन लेके आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है, तो आपको और लॉस होता जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि प्लान्ड वे में डेवलपमेंट इश्यूज पे खर्च करते हैं। भाई जो भी है इसमें थोड़ा सा ये सब चीजें थोड़ा बंद करिए, अपनी स्क्रीन पे डॉट लगाएं और ये सब मोटिव क्या है वही दिया गया। जैसे मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कौन कौन से तरीके से मिलता है हमारा घाटे का बजट बनाने के लिए, इसमें दिया गया है। देखिए मैंने आपको बताया एक्सटर्नल एड, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाहर से हमें अनुदान मिल गया, ग्रांट्स मिल गया, तो ये हमारा बेस्ट मेथड है भाई, वापस भी नहीं करना हमने, तो सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद सेकेंड इसमें जो मेथड दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, यानी जो बताया आपको, बाहर से हमने कर्ज ले लिया, चाहे वो IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, या और जैसे जापान से ले लिया, तो ये भी एक मेथड है, लेकिन फिर भी ये उससे कम है क्योंकि इसको तो रिफंड करना ही है। थर्ड तरीका क्या है, इंटरनल बोरोइंग्स, जो मैंने आपको बताया, पब्लिक बोरोइंग्स, यानी हम खुद ही अपने इंटरनल, अभी गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, ठीक, तो उससे करती है। फिर क्या करती है, लास्ट है प्रिंटिंग करेंसी। फोर्थ जो सबसे गलत है मेथड, जो सबसे लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास जब बचता है तब ये जाती है, और उसकी सिचुएशन हम खुद भी देख रहे हैं कि करेंसी प्रिंट करने के बाद या उसके पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद पूरी कंट्री में ही जिस तरह के प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें अराइज हो रही है, और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन और बैड होती चली गई। तो इससे इन्फ्लेशन को ये बहुत बूस्ट और प्रमोट करता है। तो दीपिका जी ने हैंड रेज किया है। सर जो डेफिसिट बजटिंग है, एक्चुअली बजट तो एक एस्टिमेशन होता है, तो जो डेफिसिट और सरप्लस होगा तो वो ऑब्वियसली हमारे फाइनेंशियल ईयर में ही होगा ना। सरप्लस होगा कैसा? नहीं मतलब ये क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपको। बजट सरप्लस का मतलब होता है, सरप्लस का मतलब हमारा इनकम जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, दैट इज सरप्लस। और डेफिसिट का मतलब उल्टी सिचुएशन, यानी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है यानी घाटा, और इनकम कम है, तो डेफिसिट। कुछ इसमें डाउट है दीपिका? क्वेश्चन, हेलो दीपिका? नो सर, क्लियर। कुछ डाउट है तो पूछो, समझ नहीं आया तो बीच में रहे। वो आपने क्या पूछा था बीच में? नहीं। ठीक है चलो, समझ में आया ना? हाँ। चलो फिर आगे। कौन लिख रहा है भाई?
सर कौन लिख रहा है? हटाइए। इनको क्या पेरेंट्स ने कोई मैनर सिखाया नहीं है क्या? इतना देर से आप बोल रहे हो फिर भी लिखे जा रहे हैं ये। नहीं भाई, लेकिन आप जो भी हैं अब ना करिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि हमने किस किस तरीके से हमारा कौन सा वे होता है, यही मेथड्स इसमें समझाए गए हैं कि कौन सा है प्रिंटिंग करेंसी, ये हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन बनता है। फिर है फिस्कल पॉलिसीज, जो है पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी क्या कैसे रहेगी वो शो करती है, ठीक। तो किन के हम फिस्कल पॉलिसी में बताती है कि भाई हम कौन से प्लान पे खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे, टैक्स में हम किस तरह से क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, कैसा करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इश्यूज हमारे उसमें इन्वेस्ट करा जाता है। फिस्कल पॉलिसी जैसे 91 में हमने चेंज किया कि किस तरह से हम करते हैं, क्या हम जो है एक्सपेंसेस को कम करेंगे, बर्डन को कम करेंगे, नॉन डेवलपमेंट इश्यूज को पे कम करेंगे, डेवलपमेंट इश्यूज पे ज्यादा एक्सपेंसेस करेंगे। ये सारी चीजें उसमें बदला समय समय पर गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। अब ये हमारा पहले से सिचुएशन सिनेरियो दिया है, इससे कोई खास वो नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे पहले हमारी फर्स्ट फेज में हमारा 70 से 70 के बीच हमारी क्या थी। जैसे जब हमको इंडिपेंडेंट मिली थी, सिचुएशन हमारी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। आपको पहले भी सिचुएशन कई चीजें बता चुका हूँ इसमें कि 70s में हमारे पास एक समय, आज भी हमारे पास सिचुएशन ये है कि 35 लाख करोड़ लोग तो सिर्फ एक टाइम खाने का मिलता है, 2 टाइम खा नहीं पाते हैं। और कोरोना की वजह से तो हमारी सिचुएशन और भी खराब सभी की हुई है, हमारी भी और खराब होती चली गई है। तो उस समय हमने क्या पॉलिसी बनाया था, हमने सोशलिज्म को थोड़ा सा बूस्ट किया था। किस तरह से हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्यादा प्रमोट करते चले गए थे, बर्डन ज्यादा कर रहे थे, सेविंग को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद 70s के बाद कैसे सिचुएशन हमने चेंज की, लेकिन 70 से लेकर 91 के बाद बेसिकली हमने नई फिजिकल पॉलिसी जो अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और फिर किस तरह से हम फिजिकल कंसोलिडेशन करते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे थे और हमारी सिचुएशन काफी सुधर रही थी। और अभी थोड़ी खराब है लेकिन अभी सुधर जाएगी, उम्मीद करते हैं। 91 ऑनवर्ड वही बताया गया आपको, ठीक है। यहाँ तक ही है ये चैप्टर। ये आंकड़े दिए हैं, ये आपको नहीं देखना। ये हम जब अभी समय बजट आता और ये सब सिचुएशन होती तो अब इकोनॉमिकल सर्वे देखेंगे तो उसमें ज्यादा चीजें। FRBM एक्ट देखिए यहाँ दिया भी हुआ है। ये वही एक्ट है जो मैंने बताया 2003 में, उसको एक्ट का रूप दे दिया गया था, ठीक। फिस्कल कंसोलिडेशन इंडिया, ये सब आंकड़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। जीरो बेस बस्टिंग मैंने आपको बताई थी। जीरो बेस बस्टिंग क्या है? जीरो नाम इसलिए दिया गया है कि जो पीछे की सिचुएशन है उसको अप टू द जीरो मान के नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से बस्टिंग करी जाती है, जो आपको बताया था अभी कुछ समय पहले। इसको टारगेटेड बस्टिंग भी कहते हैं और दैट इज जीरो बेस बस्टिंग। हाँ पूछिए, कोई पूछ रहा है? हाँ